सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे भाई डायस्टीरियोमर्स की, एनेंसियोमर्स की, ठीक है, और हमारे जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो भाई आप ना ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ इसमें आप नोट डाल लीजिए ऊपर। वो नोट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सही में वो नोट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेशक से वो चाहे वो 12th क्लास का स्टूडेंट हो, बेशक से उसे IIT क्लियर करना हो, ठीक है, या चाहे वो JAM IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर UPSC जियो साइंटिस्ट के लिए, या फिर वो टीफर के लिए, MSc एंट्रेंस के लिए, CSIR नेट JRF के लिए, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो उसके लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री आप सभी को पता है 12th क्लास में भी है, ठीक है, CBSE वालों के भी है, ठीक है, और हमारे भी HBSC में भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, हर जगह है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ठीक है ना। तो देखिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे भाई एनेंसियोमर से। एनेंसियोमर, ठीक है, एनेंसियोमर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। किस चीज से? हम एनेंसियोमर से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एनेंसियोमर्स, तो आप सभी बताइए मेरे को, सभी बताइए एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? एनेंसियोमर्स क्या होते हैं भाई? एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? जल्दी बताइएगा, एनेंसियोमर्स क्या होते हैं भाई? आप सभी बताइए मेरे को, जल्दी बताइए एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? एनेंसियोमर्स क्या होते हैं जल्दी बताइए। तो मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। एनेंसियोमर्स में मिरर इमेज तो बन जाती है, मिरर इमेज तो बन जाती है। जैसे कि ये मेरा ये हैंड है मेरा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हैंड है, ठीक है। तो ये मिरर इमेज तो बन रही है, ये मिरर इमेज बन रही है, लेकिन अगर मैं इसको इस टाइप से रखूं तो क्या ये सुपर इम्पोज्ड हो रहा है? क्या ये सुपर इम्पोज्ड हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, क्योंकि मेरा देखिए एक थंब तो मेरा इस साइड है और एक थंब मेरा इस साइड है। लेकिन अब मैं देखूं, अब तो ये बिल्कुल मिरर इमेज नहीं है, लेकिन अब मैं इसको सुपर इम्पोज्ड करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एनेंसियोमर के लिए अच्छा एग्जांपल ये है कि मैं मेरा हैंड देखूं ये, और मैं अगर ये देखूं कि ये मिरर इमेज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई मिरर इमेज इस टाइप से, और इसी टाइप से मैं इसको ऐसे रखूं तो सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा थंब एक साइड, एक इस साइड थंब जा रहा है, एक इस साइड, ठीक है ना। तो मेरा क्या होता है एग्जाम्पल? इस टाइप का एग्जाम्पल जो मिरर इमेज तो बना रहा हो, जो मिरर इमेज तो बना रहा हो, लेकिन उसमें वो सुपर इम्पोज ना होता हो। सुपर इम्पोज्ड का मतलब यही होता है जो मेरा दूसरा सेकंड स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर को और मैं इनिशियल स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर रख के देखूं, मतलब रखूं, तो अगर फिट हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन रहा है और एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं, तो वो तो होंगे भाई सुपर इम्पोज्ड इमेज, ठीक है। तो वो एनेंसियोमर नहीं होंगे, वो उनको जनरली हम आइडेंटिकल या मेसो कंपाउंड बोलते हैं, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? मेसो कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, जो फिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एग्जाम्पल के साथ देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। ये देखिए, ये मेरा कार्बन एटम भाई, ये मेरा फ्लोरीन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके, देखिएगा ध्यान से। और ये मेरा क्या है भाई? क्लोरीन। और ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है भाई? ये मेरा है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया, एक और स्ट्रक्चर बना लिया इसी का। इसकी जब मैंने मिरर इमेज ली एक, जब मैंने इसकी एक मिरर इमेज ली, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज क्या बनेगी भाई? इसकी जो मिरर इमेज है वो बनेगी ये, इसकी मिरर इमेज भाई ये बनेगी, ठीक है ना। मिरर इमेज इसकी ये बनेगी, ये बन रही है इसकी मिरर इमेज। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, ये है इसकी मिरर इमेज। और अगर मैं इसको कितना 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दूं, इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दूं, तो क्या होगा? जल्दी बताइएगा मुझे। अगर मैं इसको अब 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मान लीजिए मैंने क्या किया, 180 डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर मैंने इसको क्या किया? रोटेट करा दिया। मैंने इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया। कैसे? देख लीजिए, मैंने इसको क्या किया? 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया इस स्ट्रक्चर को। तो क्या हुआ? यहां पर क्या बनेगा भाई? यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा ये,
क्या किया मैंने इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो मिरर इमेज जो स्ट्रक्चर बना ना, इस स्ट्रक्चर को मैंने रोटेट करा दिया 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा क्या बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा भाई ये। ठीक है, ये अबोव द प्लेन वाला चला जाएगा बिलो द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन वाला आ जाएगा अबोव द प्लेन। ठीक है भाई, ये आ जाएगा क्या, अबोव द प्लेन। ठीक है, और अब अगर मैं स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर थर्ड को चेक करूं, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर थर्ड को या स्ट्रक्चर सेकंड को जनरली, ठीक है, स्ट्रक्चर सेकंड को, या स्ट्रक्चर सेकंड ये है जो मिरर इमेज से आया, और ये स्ट्रक्चर थर्ड है जो 180 डिग्री एंगल रोटेट करने पर आया है। तो अब अगर मैं स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड को देखूं तो वो क्या है, वो आइडेंटिकल है, वो मेसो कंपाउंड है। बिकॉज अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ले जाके इस स्ट्रक्चर पर रखता हूं तो बिल्कुल फिट हो रहा है। बिलो द प्लेन क्लोरीन, बिलो द प्लेन क्लोरीन, मतलब अबोव द प्लेन क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर फ्लोरीन, बिल्कुल फिट हो रहा है। मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये सुपर इंपोज्ड हैं, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, फर्स्ट एंड थर्ड इज सुपर इंपोज्ड, सुपर इंपोजिबल इमेज, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म सुपर इंपोजिबल इमेज। ठीक है, और क्या देख सकते हैं भाई, जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड है वो क्या कर रहा है भाई, वो मिरर इमेज है। वो क्या है, वो मिरर इमेज है, वो मिरर इमेज बना रहा है, वो क्या है, वो मिरर इमेज है। ठीक है ना, ओके। तो ये तो होगी भाई बात किस चीज की, कि जब हमारा मिरर इमेज बन रहा हो और कंपाउंड जो वो आपस में सुपर इंपोज्ड भी हो, सुपर इंपोज्ड। तो ये इस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं भाई, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हमारे कहलाते हैं जनरली आइडेंटिकल। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है आइडेंटिकल का, या हम बोल सकते हैं इसको मेसो कंपाउंड। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, इन दोनों में जो रिलेशन है वो है आइडेंटिकल का और मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड यही होते हैं जनरली आइडेंटिकल, जो कि बिल्कुल जो रिलेशन आए वो बिल्कुल सेम, मतलब कि कॉम्प्लेक्स जो है बिल्कुल सेम बने। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कुछ चेंज कर दिया मैंने क्या किया भाई, यहां पर मैंने अबोव द प्लेन क्या रख दिया, मैंने यहां पर अबोव द प्लेन रख दिया किस चीज को, यहां पर मैंने अबोव द प्लेन किस चीज को रख दिया भाई, मैंने यहां पर अबोव द प्लेन किस चीज को रख दिया, सुनिएगा ध्यान से देख लीजिए आप इनको। यहां पर जो मैंने अबोव द प्लेन मैंने रख दिया भाई किस चीज को, यहां पर मैंने अबोव द प्लेन ब्रोमीन को रख दिया। लीजिए, ये मेरा क्लोरीन, ये मेरा ब्रोमीन, ये मेरा यहां पर क्या हुआ, फिर मिरर इमेज बनाई मैंने। मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये मेरा ब्रोमीन, ये मेरा क्लोरीन। मिरर इमेज में तो चेंज नहीं होगी पोजीशन, मिरर इमेज में कोई भी चेंज नहीं होगी, लेकिन जब मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कराया तो 180 डिग्री रोटेट कराने पर क्या हुआ, जो मेरा क्लोरीन वो तो अबोव द प्लेन आ गया, ब्रोमीन बिलो द प्लेन चला गया। तो कर दीजिए भाई, कर दीजिए, ये मेरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन चला गया और क्लोरीन मेरा अबोव द प्लेन आ गया। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर को देखिए, अब आप फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर को देखिए, क्या ये सुपर इंपोज्ड हैं? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ले जाके इस पे रख रहा हूं तो क्या ये सुपर इंपोज्ड है? नहीं है भाई। कैसे होगा? ब्रोमीन अबोव द प्लेन है, यहां पर ब्रोमीन बिलो द प्लेन है, तो अब ये सुपर इंपॉसिबल इमेज नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा भाई? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है कैसा? वो रिलेशन है एनेंसियोमर का। तो ये क्या है? एनेंसियोमर है। मतलब कि बात साफ हो गई, एनेंसियोमर में मिरर इमेज तो बनेगी, मतलब कि एनेंसियोमर में मिरर इमेज तो बन रही है, मतलब कि मिरर इमेज तो बन रही है भाई, लेकिन सुपर इंपॉसिबल इमेज नहीं बन रही। ये क्या है? मिरर इमेज है। तो एनेंसियोमर में जनरली मिरर इमेज तो फॉर्म अप हो रही है, लेकिन हमारा मेसो कंपाउंड या आइडेंटिटी कंपाउंड अगर कंपैरिजन करें तो वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो थर्ड और फर्स्ट है वो आपस में सेम नहीं है, वो सुपर इंपॉसिबल इमेज नहीं है। बॉन्ड कनेक्टिविटी, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम। क्या बोल रहा हूं? सुनिएगा, बॉन्ड कनेक्टिविटी लिख लीजिए। बॉन्ड कनेक्टिविटी एंड मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, बट फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज नॉट ए सुपर इंपोज्ड इमेज, बट फर्स्ट एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म ए सुपर इंपोसिबल इमेज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो मेरा फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो क्या है भाई? वो क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? नॉन सुपर इंपोज्ड है, नॉन सुपर
इम्पोज, वो क्या है भाई, नॉन सुपर इम्पोज्ड है। याद रखिएगा वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोज्ड है। फर्स्ट एंड थर्ड जो मेरा वो क्या है, वो नॉन सुपर इम्पोज्ड है। फर्स्ट एंड थर्ड याद रखिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड नॉन सुपर इम्पोज्ड है। तो इस टाइप के अगर हमारे कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसमें मिरर इमेज तो बन रही हो लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोज्ड हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो, तो उनके बीच में अगर रिलेशन देखें हमको तो वो क्या होंगे, वो होंगे एनेंसियोमर्स। तो वो क्या होंगे भाई, वो होंगे एनेंसियोमर्स। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर क्या है भाई बताइए। तो इन स्ट्रक्चर में अगर मैं अब आपसे बात करूं कि मेरा फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड मेरा जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या रिलेशन है बताइए। ये मेरा फ्लोरीन, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा क्लोरीन, ये मेरा ब्रोमीन। ये मेरा ब्रोमीन और एक ये स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है। जब रोटेट कराया तो क्या बन गया भाई, ये ब्रोमीन, ये क्या है क्लोरीन, और ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मेरे को स्ट्रक्चर बताइए, ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, एनेंसियोमर का, एनेंसियोमर, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये मेरे क्या है, ये एनेंसियोमर है। तो एनेंसियोमर का एक एग्जांपल और लिख लीजिए भाई, एक एग्जांपल और लिख लीजिए एनेंसियोमर का। तो ये क्या है, एनेंसियोमर थे, ठीक है। ये क्या थे भाई, ये थे हमारे एनेंसियोमर्स। तो एनेंसियोमर का एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, जल्दी लिखिएगा। एनेंसियोमर का एक एग्जांपल और लिखिए, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, COOH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके बीच में रिलेशन देखिए, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, COOH। तो बताइए मेरे को, इन दोनों के बीच में मिरर इमेज तो बन रहा है, इन दोनों के बीच में मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज है ना भाई, ये दोनों मिरर इमेज तो है ही। लेकिन अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें कि ये क्या है, ये क्या है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं कि ये क्या है, तो बताइए क्या है भाई, ये क्या है जनरली बताइए आप मेरे को, जल्दी बताइए। ये मिरर इमेज तो है लेकिन ये सुपर इम्पोज्ड इमेज नहीं है बन रहा, इनमें जो है सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं बन रहा है। ये दोनों क्या मिरर इमेज तो है भाई, मिरर इमेज तो बन रही है लेकिन सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोज्ड, नॉन सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। और क्या है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोज्ड है एंड मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये क्या होंगे भाई, ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे एनेंसियोमर, एनेंसियोमर होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, ये मेरे एनेंसियोमर्स होंगे, ये मेरे एनेंसियोमर्स होंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्या है भाई, नॉन सुपर इम्पोज्ड है एंड एनेंसियोमर्स है। क्यों क्यों, क्योंकि भाई मिरर इमेज तो बन रही है लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के यहां पर रखूंगा तो भाई ये फिट नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन है वो इस साइड जा रहे हैं और इस साइड, इस स्ट्रक्चर में फ्लोरीन क्लोरीन इस साइड है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, समझ गए ना इस चीज को। अब आइए नेक्स्ट मेरा क्या है, डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट मेरा क्या है, डायस्टीरियोमर, जल्दी कीजिए भाई। नेक्स्ट मेरा जो है डायस्टीरियोमर है। अब डायस्टीरियोमर में तो कुछ उल्टा ही होगा, डायस्टीरियोमर में तो मिरर इमेज भी नहीं बनेगी, मिरर इमेज भी नहीं बनेगी वहां पर। तो डायस्टीरियोमर में क्या होगा, मिरर इमेज भी नहीं बनेगी और सुपर इम्पोसिबल इमेज भी नहीं होगी। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। अब डायस्टीरियोमर्स को जनरली हम क्या बोल सकते हैं, डायस्टीरियोमर का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, रिलेशन दिखा देता हूं एक आपको डायस्टीरियोमर स्ट्रक्चर का ही। देखिएगा, ये मेरा फ्लोरीन है, ये मेरा क्लोरीन है, ठीक है, ये मेरा यहां पर हाइड्रोजन है। देखिएगा ध्यान से। अब जो डायस्टीरियोमर होगा उसमें क्या होगा, जो डायस्टीरियोमर होगा ना, डायस्टीरियोमर में जनरली क्या होगा, डायस्टीरियोमर में जनरली क्या होगा, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा।
डायस्टीरियोमर में जो दो कॉम्प्लेक्स होंगे ना मेरा, उनका स्ट्रक्चर ही में नहीं मैच करेगा। स्ट्रक्चर मतलब कि ना तो मिरर इमेज बनेगी, ना तो यहाँ पर कोई मिरर इमेज बन रही होगी। बन रही है भाई, दिख रहा है आपका कोई मिरर इमेज, कि कोई मिरर इमेज बन रही हो? नहीं बन रही। तो ना तो मिरर इमेज बन रही है इनके बीच में, और ना ही ये सुपर इम्पोज्ड है। ये क्या है भाई? ये आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पोज्ड है। नॉन सुपर इम्पोज्ड है, ये नॉन सुपर इम्पोज्ड है। और क्या है भाई? ये नॉन सुपर इम्पोज्ड के अलावा और क्या है ये? और ये नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज। इन दोनों के बीच में मिरर इमेज भी नहीं बन रही, नॉन मिरर इमेज है। ठीक है ना? ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये क्या है भाई? इनको हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको जनरली हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इनको हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है ना? अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक अभी वो क्या है? अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। भाई आप एक काम कीजिए, सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाल लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नाम डाल लीजिए। जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, उसकी जगह लिख लीजिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके सामने। ठीक है ना? तो देखिए हम यहाँ पर भाई, मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और जो मेरा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी उसमें आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार हम स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स को किस प्रकार वहां पे पेयर बना के हम चेक कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना? करवा चुका हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स और जो ये करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और मेरा क्या होगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा? जो मैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करूंगा, उनको डिफाइन करूंगा किस टाइप के एग्जांपल होगी? मेरे अल्कीन, मेरे रिंग होगी 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, इस टाइप की रिंग होगी। तो उनमें मुझे ये बताना है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, उनकी स्टेबिलिटी बताएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे सबसे पहले हम। और वो किसकी बात करेंगे? वो अल्कीन की बात करेंगे, उसमें हम अल्कीन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम किस चीज को पढ़ रहे हैं भैया? अब हम स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जनरली बताइए, अब मेरे को आप बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं? ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्री को चेक करना, ज्योमेट्री के एंगल को देखना, एंगल से ही तो देखते हैं हम। मतलब कि अगर एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अगर कहीं पर एक लिगैंड को चेंज करने पर अगर एंगल चेंज हो रहा है, जैसे कि ये मेरा ट्रांस, ठीक है, और ये मेरा सिस, ठीक है, सिस अल्कीन। तो भाई देखिए, एक लिगैंड को चेंज करने से एंगल चेंज हो रहा है। यहां पर तो एंगल क्या है? इनके बीच में 180 डिग्री, और यहां पर इनके बीच में एंगल क्या? 90 डिग्री। तो देखिए, लिगैंड के चेंज करने से एंगल चेंज हो रहा है ना, तो मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो यहां पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है भाई? 2, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखने के लिए तो ये रूल होता है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखने के लिए जल्दी होता है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कहीं पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या होगा? वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहीं पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन कहीं पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही तो वो क्या है? वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है ना? याद रखिएगा, ये पॉइंट है कुछ एक। ठीक है, मैंने उसमें तो बता दिया था आपको, पेयर बना के देखना है। ठीक है ना? ओके, तो आइए इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, तो हम सबसे पहला केस क्या देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का? तो हम किस चीज को डिस्कस करेंगे भाई? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में सबसे पहला जो मेरा क्या, किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। किस चीज को भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अब आप बताइएगा मेरे को, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसमें जो पहला केस लेंगे हम इन केस ऑफ डबल बॉन्ड।
इसमें जो मैं पहला केस ले रहा हूं, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। तो सुनिएगा यहां पर क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहला लिखिएगा यहां पर डबल बॉन्ड रिक्वायर्ड है, दिस टाइम रिक्वायर्ड है डबल बॉन्ड। क्या? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना जरूरी है भाई, रिक्वायर्ड है इसको। इस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड रिक्वायर्ड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। बी लिखिए कि पर कार्बन कंटेन ए डिफरेंट ग्रुप्स, पर कार्बन ऑफ अल्कीन कंसिस्ट या कंटेन ए डिफरेंट एटम, या फिर आप लिख सकते हो डिफरेंट एटम बोल दीजिए, या फिर कोई ग्रुप भी बोल सकते हो, डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप। जैसे कि मेरा ये है, तो यहां पर एक अल्कीन पर अगर CH3 है और ये अगर दोनों पे हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन तो डिफरेंट ग्रुप को कंटेन करके रखता है, लेकिन एक जो कार्बन है, एक कार्बन तो डिफरेंट ग्रुप को कंटेन करके रख रहा है, लेकिन एक कार्बन है वो सेम ग्रुप को कंटेन करके रख रहा है, हाइड्रोजन को। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए भाई, यहां पर देखिए डिफरेंट है, दोनों ही कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले इसी केस को डिस्कस करने वाले हैं, इस केस को ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, उन एग्जांपल्स में आपको ये बताना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही चीज बतानी है। ठीक है ना, ओके, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जल्दी से आप एग्जाम्पल लिखिए, जल्दी से आप एग्जाम्पल लिखिए भाई। सबसे पहला मेरा जो एग्जाम्पल है वो यही जो मैंने आपको लिखवाया भाई। तो डबल बॉन्ड है ना, यहां पर डबल बॉन्ड है, मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, डबल बॉन्ड है मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है, लेकिन फिर मैं दूसरी कंडीशन पे आऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि पर कार्बन कंटेन ए डिफरेंट ग्रुप। तो यह क्या कंटेन करके रखता है, हर एक कार्बन, यहां पर 2 कार्बन है, दोनों कार्बन डिफरेंट ग्रुप कंटेन करके रखते हैं, नहीं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। उसके बाद देखिए बी, ये देखिए भाई, क्या ये है, ये होगा भाई, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप है हर एक पे और डबल बॉन्ड भी है, तो ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है भाई, ये मेरा कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये मेरा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या देखूंगा भाई, उसके बाद मेरा ये देखिएगा, ये मेरा कैसा है भाई, ये मेरा सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये मेरा कैसा है भाई, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एक एग्जांपल और लिखिए, ये भी बताइए मेरे को, ये देखिएगा, ये बताइए मेरे को, इसमें बताइए मेरे को, आप ये बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं, बताइए जल्दी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, बिकॉज ये दोनों ग्रुप सेम है, एक कार्बन एटम पर ये दोनों ग्रुप सेम है। ये देखिए दोनों ग्रुप ही सेम है, दोनों के दोनों ग्रुप सेम है। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप कर लीजिए इनको अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहां से, मैं बता रहा हूं पहले ही। एक मिनट रुकिए गाइस, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आप कर लेना। अब देखेंगे हम स्टेबिलिटी, ठीक है भाई, स्टेबिलिटी का ट्रांस और सिस में स्टेबल बताइए कौन है, ट्रांस और सिस में जनरली स्टेबिलिटी बताइए किसकी ज्यादा है, ट्रांस और सिस में। तो आप सभी को पता है भाई, ट्रांस में जो मेरी ट्रांस अल्कीन होती है, ये सिस है और ये मेरी ट्रांस अल्कीन है। ठीक है, तो आप सभी को एक बात पता होगा, जो मेरी ट्रांस अल्कीन होती है ना, ट्रांस अल्कीन, वो मोर स्टेबल होती है देन सिस से, वो मोर स्टेबल होती है देन सिस से। और जो ट्रांस अल्कीन है, उस ट्रांस अल्कीन में जो
क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस अल्कीन इज मोर देन सिस अल्कीन। जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है अभी, वो ट्रांस अल्कीन का ज्यादा होता है। वो क्या होता है, वो मेरी ट्रांस अल्कीन का ज्यादा होता है। ट्रांस अल्कीन इज मोर ग्रेटर देन सिस अल्कीन, देन सिस अल्कीन। तो आपको पता भी होगा, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए भाई क्यों होता है। ये चीज तो आपको पता हो कि क्यों होता है आखिरकार। जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा जो ट्रांस अल्कीन है उसका ज्यादा होता है देन सिस अल्कीन से, ठीक है ना, ये आपको पता हो, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, जल्दी बताइए मेरे को, ठीक है। इसके बाद मैं चेक करता हूं आखिरकार क्यों, व्हाई ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस, एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का क्यों ज्यादा होता है सिस से। तो देखिएगा, हम पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन को हम किस प्रकार देखते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स इस प्रकार से हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं, इस प्रकार हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। ये देखिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में मैं ट्रांस को और सिस को फिलअप करता हूं। ये मेरी सिस ज्योमेट्री है, ठीक है। तो देखिए, ये तो मेरी सिस को मैंने फिलअप कर दिया, और ये देखिए, ये मैं यहां पर क्या करूंगा, ये मैंने ट्रांस को फिलअप कर दिया। तो आप एक चीज बताइए मेरे को, सबसे बेटर जो पैकिंग है वो किसकी हो रही है भाई, सिस की अच्छी हो है ट्रांस की। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, जो यहां पर जो ट्रांस है ना, ट्रांस वो अच्छे से फिलअप हो रहा है देन सिस से। यहां पर जो पैकिंग फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांस की ज्यादा बेटर है देन सिस से। यहां पर जो पैकिंग फ्रीक्वेंसी है, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर जो पैकिंग फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांस की ज्यादा बेटर है देन सिस से। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना, ट्रांस की ज्यादा बेटर है देन सिस से, ठीक है। यहां पर जो पैकिंग फ्रीक्वेंसी है वो किसकी ज्यादा बेटर है भाई, वो ट्रांस की ज्यादा बेटर है देन सिस से। देख लीजिए, अच्छी बेटर है पैकिंग फ्रीक्वेंसी किसकी, ट्रांस की ज्यादा बेटर है देन सिस से, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब पैकिंग फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा बेटर होगी, जो अच्छे से पैक्ड होगा, अच्छे से जो ज्योमेट्री पैक्ड होगी, उसको मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है देन किससे, सिस से। लेकिन अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूं, तो बॉइलिंग पॉइंट, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो सिस का ज्यादा होता है देन ट्रांस से। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो अब आप में से बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भी होते हैं भाई, ऐसे भी हैं, ऐसे भी जीवाणु, ऐसे भी बुद्धि हैं, ऐसी भी बुद्धि है हमारे यहाँ पर, जो सीधे मतलब मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा देख के बॉइलिंग पॉइंट को भी वही ऑर्डर लगा देगी, बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा देन सिस से। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को देख के और बॉइलिंग पॉइंट को मत लगा देना ये ऑर्डर, ठीक है। तो भूल मत कर देना ये, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस का ज्यादा होता है देन ट्रांस से, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जनरली यहां पे डिपेंड कर रहा है डाइपोल मोमेंट पर, और डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा इसका क्या होता है, अनइक्वल टू जीरो, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है इक्वल टू जीरो। बिकॉज देखिए, ये देखिए डाइपोल मोमेंट यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए यहां पर डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, कैंसिल आउट, जिसके कारण यहां पर डाइपोल मोमेंट है इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट वो है अनइक्वल टू जीरो, ठीक है। जिसके कारण जो सिस है वो क्या होता है, यहां पर सिस जो है वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट कंटेन करके रखता है, एंड जो सिस है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है देन ट्रांस से, याद रखिएगा, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका, ट्रांस का ज्यादा होता है देन सिस से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस का ज्यादा होता है देन ट्रांस से। सुन लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस का ज्यादा होता है देन ट्रांस से, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है देन ट्रांस से, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का ज्यादा होता है देन सिस से, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का ज्यादा होता है देन सिस से। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप अच्छे से इस पॉइंट को कर लीजिए, अच्छे से आप इस पॉइंट को देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है भाई, सभी कर लीजिए इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को सभी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है भाई। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है ना भाई। एग्जांपल्स क्या है भाई, वो एग्जांपल्स क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बताने हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बताने हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है भाई, हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बताना है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये देखिए डाइपोल मोमेंट का जो मैंने एग्जांपल दिया सिस और ट्रांस में, ये तो होता ही है। और सेकंड रीजन अगर आपसे पूछ ले कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि आपने उसमें किया,
जो मेल्टिंग पॉइंट में किया। तो सुनिएगा ये एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कभी करनी पड़ जाए तो आप देख लेना। बिकॉज जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अच्छे तरीके से। ये देखिए यहां पर जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है बेटर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो रहा है। जनरली यहां पर जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो रहा है अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में हो रहा है। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन निकल आएगा, वो रिपल्सन कहलाएगा। तो जिनमें रिपल्सन है ना उनको तो हम बॉइल करेंगे तो वो जल्दी से इजिली बॉइल हो जाएगा। लेकिन जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर इजिली वो बॉइल नहीं होगा, इसीलिए वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है सिस वाले में डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है, इसके कारण भी हम बोल सकते हैं। दूसरा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सिस में ज्यादा है, जिसके कारण हम उसको जब बॉइल करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है बॉइल होने में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसमें रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या ये इजिली बॉइल हो जाता है, कौन सा, ट्रांस वाला, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखिए भाई, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ही कुछ एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है भाई, मेरा एग्जांपल क्या है, लिखिए, ये देखिए, इसमें मेरे को ये बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा है, जल्दी बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं यहाँ पर, 1 है या 2 है भाई। यहाँ पर तो 2 अल्कीन है, यहाँ पर तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, यहाँ पर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। यही है क्या? ये नहीं है, पागलों वाले काम मत कर देना, ठीक है, पागलों वाले काम मत कर देना। आप चेक करना, देखिए सबसे पहली कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड, दोनों में डबल बॉन्ड है, मतलब कि डबल बॉन्ड देख के तो आप बोलोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों डबल बॉन्ड तो कंटेन करके रखते हैं, लेकिन इनमें से एक जो अल्कीन है ना वो तो भी डिफरेंट ग्रुप कंटेन करके रखती है पर कार्बन। लेकिन जो एक अल्कीन है, ये वाली जो अल्कीन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली अल्कीन जो है इनमें एक कार्बन सेम ग्रुप कंटेन करके रखता है, CH3। सो इसी कारण यहां पर जो ये वाली अल्कीन है ना वो तो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, वो है। लेकिन ये वाली जो अल्कीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म हो रहा है, यहां पर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद और देखिए भाई, उसके बाद और भी आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत एग्जांपल है भाई हमारे पास, एग्जांपल्स की कमी नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए देख लिया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं भाई, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और कैसे ट्रांस है या सिस है, ये बताइए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है क्या? बिल्कुल है भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बिकॉज दोनों जगह पर डिफरेंट ग्रुप। और कैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। क्या ये है? ये भी है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और कैसा है? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या ये है? ये भी है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और कैसा है? ट्रांस। ये कैसा है भाई? ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये है, ये भी है भाई। ये कैसा है? ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। और ये है भाई, ये बताइए, ये भी है भाई। ये कैसा है? ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये कैसा है? ये मेरा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। ओके, तो ये इस टाइप से यहाँ पर 3 तो कैसे हैं? 3 तो यहाँ पर सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और 2 जो है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये तो था इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड क्या चेक करना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चेक करना, ठीक है। अब हम जो करेंगे, अब हम क्या देखेंगे? इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ रिंग हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चेक करेंगे, ठीक है भाई। इन केस ऑफ रिंग के केस में अब हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चेक करेंगे, ठीक है, रिंग के केस में, ठीक है, रिंग के केस में अब हम चेक करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो लीजिए भाई, इन केस ऑफ रिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं आपके सामने। रिंग के बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार भाई, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चंस, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, दिखाऊंगा आपको। रिंग वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे हैं, रियलिटी में रिंग के आपको पता लगेगा कि कितनी रिंग, मतलब कि वो सिस बन सकती है या नहीं बन सकती है, अल्कीन की रिंग,
1 अल्किन होंगी, 2 अल्किन होंगी, ठीक है। और इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को देख के हम डबल बॉन्ड के नंबर को देख के हम ये बताएंगे कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम स्पाइरो कंपाउंड भी देखेंगे, स्पाइरो कंपाउंड में हम चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं। तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप ये मत मान के चलिए कि भाई ये छोड़ देते हैं, ये टॉपिक रहने दीजिए, टॉपिक मत छोड़िए भाई। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक एमओटी थ्योरी में मैंने एक वो पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर और सिग्मा डोनर का एक डायग्राम छुटवाया हुआ है। डायग्राम मतलब वो मैंने रख दिया था, वो मैं डाल दूंगा आपके उसमें, मतलब कमेंट सेक्शन में, या डाल देंगे वहाँ पर एक वीडियो डाल देंगे उसकी, ठीक है, एमओटी की, तो वो बना के भी डाल दूंगा, लेकिन बाद में। लेकिन वो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा, रियलिटी बताऊँ तो। वहाँ से अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन क्वेश्चन जहाँ से आता है वो मैंने डाल दिया। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एनर्जी लेवल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वो मैंने डाल दिया है, और एमओटी भी डाल देंगे, ठीक है। तो भाई, और मैं तो ये आपको राय दूंगा कि कुछ भी मिस मत करना, कुछ भी आप मिस मत करना। मिस करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि भाई जितने बड़े टेस्ट देने जा रहे हो आप, देखिए इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टेस्ट ऑफ CSIR NET JRF। CSIR NET JRF कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है भाई, बहुत बड़ा टेस्ट है। CSIR NET JRF क्लियर करने के बाद आपको खुद को पता है, आप एक साइंटिस्ट बन जाते हो। नेट JRF को क्वालिफाई करने में, नेट के बाद आप एक प्रकार से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हो, मतलब कि प्रोफेसर बनने के लिए। और उसके बाद आप JRF क्वालिफाई कर देते, तो आप एक प्रकार से जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब रिसर्च के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपको फेलोशिप मिल जाएगी, एक रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देगी 31,000 35,000, ठीक है ना। तो ये 31,000 35,000 आज के टाइम में हमारे लिए कम नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो बहुत है रिसर्च करने के लिए, तो भाई एक बड़ा टेस्ट है, तो इसके लिए तैयारी पूरी रखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेके, ओके, बाय।